Hello friends, welcome to Just Legal and this is Aditya Sharma. So today we are going to continue with the analytical school. तो हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जेरमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन। तो अब इस वाले वीडियो में हम एनालिटिकल स्कूल के दो चीफ एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे। वो हैं हमारे केल्सन साहब जिन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी, और दूसरे हैं कंसेप्ट ऑफ लॉ जो हमारे एच एल ए हार्ट साहब ने दी। तो हेंस केल्सन की हम बात करते हैं। पहले जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या था। तो केल्सन साहब जो थे, इनका जन्म हुआ था 1881 में, और ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में, लॉ के प्रोफेसर थे। और उसी दौरान इन्होंने एक ऐसे लिखा था और उसी में इनने जो थ्योरी प्रपाउंड की थी जिसको हम बोलते हैं आज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो ये उस दौरान के, उस टाइम के मोस्ट फेमस पॉजिटिविस्ट थे, क्योंकि क्या था कि 20th सेंचुरी में सोशलॉजिकल स्कूल की प्रोमिनेंस काफी बढ़ गई थी और उस दौरान ये पॉजिटिविस्ट थे, तो इसीलिए ये काफी फेमस थे उस दौरान। और इनकी जो थ्योरी है उसका जो डेवलपमेंट हुआ वो मेनली दो डायरेक्शन में हुआ है। पहला तो क्या है कि इन्होंने जो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म था, जिसके बारे में हमने बारे में बात की थी जब ऑस्टिन की बात कर रहे थे, तो उसको और रिफाइंड किया है। किसको? एनालिटिकल पॉजिटिविज्म को। और दूसरी चीज क्या है कि जो 20th सेंचुरी में सोशलॉजिकल स्कूल आगे बढ़ रहा था उसके अगेंस्ट में इनका रिएक्शन था, जो उसके अगेंस्ट में था। तो हम प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में उसके पहले बैकग्राउंड जानेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या था, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का, उसकी जनरल कंसेप्ट क्या कहता है। तो क्या है कि पॉजिटिविज्म क्या है कि लॉ शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मोरालिटी, इक्विटी, या फिर समझिए कि लॉ जो है कि वो बाकी चीजों से अलग है। आप उसको एज ए अथॉरिटी ऑफ, या फिर आप उसको एज अ ऑर्डर ऑफ या कमांड ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी ले सकते हैं। तो जब 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जब 19th सेंचुरी खत्म हो रही थी उस दौरान सोशलॉजिकल स्कूल काफी प्रोमिनेंस में आया, और उसी दौरान फिर इन्होंने ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी। फिर क्या हुआ कि जब ये ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन कर रहे थे 1918 में, तब इस प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की जो लिटरेचर थी, ये वहीं से इस थ्योरी का जो इनिशिएशन था वो यहां से हुआ था। तो सबसे पहले जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ उसको समझने के लिए इन्होंने क्या किया, एक प्रिंसिपल दिया जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आपको लॉ को समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लॉ, देन यू शुड एलिमिनेट दीज थिंग्स। एंड व्हाट आर दीज थिंग्स? ये कौन कौन सी चीजें हैं? ये जैसे कि मोरालिटी, इक्विटी, ह्यूमन नेचर, मेटा जुडिशियल। तो इन्होंने ये सोशल साइंस वाली, फिलॉसफी वाली जो चीजें थी, इन्होंने कहा इन सबको साइड में करो तभी आप लॉ को समझ सकते हो। मतलब उसको एकदम प्योरली लॉ रखा कि भाई कमांड ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए तो ही लॉ है, वरना ये सारी चीजें साइड में है। तो इन्होंने कहा कि ये जो लीगल सिस्टम है ना, ये एक पैरामेडिकल फॉर्म में है। कैसा पैरामेडिकल फॉर्म, ये मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि सबसे ऊपर ग्रैंड नॉर्म, फिर सेकेंडरी नॉर्म्स और नीचे प्राइमरी नॉर्म्स। तो और ये क्या है कि जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहा है। मतलब ग्रैंड नॉर्म बहुत ही एक बेसिक है, जनरल कंसेप्ट है। हम आगे इन सबको लाइन से डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी नॉर्म क्या होता है, हम प्राइमरी नॉर्म और नॉर्म क्या होता है इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो केल्सन ने क्या बोला था कि उन्होंने सीधे बोला कि जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, वो नॉर्मेटिव साइंस है, वो नॉर्म्स की साइंस है, ठीक है ना, और वो नेचुरल साइंस नहीं है। उन्होंने उसको बहुत अलग रखा कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो मेनली नॉर्म्स पे चलता है और उसी के इन डेप्थ नॉलेज जो होती है वही जूरिस्प्रूडेंस है। तो इन्होंने कहा कि लॉ क्या है कि लॉ जो है वो प्राइमरी नॉर्म्स है, जिसमें क्या है कि जो सैंक्शन है, वो जो ऑफिशियल्स के डायरेक्शन, जो सैंक्शंस हैं वो लेट डाउन होते हैं। तो ये इनके प्राइमरी नॉर्म्स हैं। किसके? लॉ जो है उसमें, लॉ जो है वो प्राइमरी नॉर्म है, और जो प्राइमरी नॉर्म्स में क्या होता है, जो ऑफिशियल्स होते हैं वो अपने सैंक्शंस और डायरेक्शंस लेट डाउन करते हैं और या डायरेक्शंस देते हैं, वही लॉ है। और लॉ केल्सन के हिसाब से क्या है कि एक जो नॉर्म है ना, वो लॉ की डिस्क्रिप्शन है। मतलब नॉर्म एक बड़ी चीज है, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि लॉ कैसा होता है। अब आप कहेंगे कि भाई नॉर्म क्या है, तो नॉर्म को आप क्या एक स्टैंडर्ड की तरह ले लीजिए कि एक स्टेटमेंट है जो आपको एक हर चीज का एक स्टैंडर्ड उसने सेट कर दिया है कि आपको कोई भी ड्यूटीज या कोई भी काम है तो अगर आप इसके अंदर होगा तो वो सही है, और इसके अगर आप बाहर जा रहे हैं तो देन वो इलीगल है या फिर अनलॉफुल है।
और इसमें इन्होंने एक कंसेप्ट इंक्लूड किया, इम्पेरेटिव कंसेप्ट, जिसमें कि ऑफिशियल द्वारा जो सैंक्शन लगाते हैं, डायरेक्शन लगाते हैं, वह भी एक इम्पेरेटिव कंसेप्ट है नॉर्म्स, जिसमें एक आप सैंक्शंस लगाते हैं। अब हम आते हैं सेकेंडरी नॉर्म्स पे। तो सेकेंडरी नॉर्म्स क्या हैं? सेकेंडरी नॉर्म्स वो हैं जो हमारे प्राइमरी नॉर्म्स को पावर देते हैं काम करने की। जैसे कि अब प्राइमरी नॉर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या? ऑफिशियल एक्शंस, जो ऑफिशियल एक्शंस कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियल एक्शन कब करेंगे? जब उनके ऊपर कोई लॉ होगा, ठीक है? उस लॉ के अकॉर्डिंग जब वो काम, तभी कोई लॉ होगा, तभी तो उनको पता होगा ना कि ये काम सही है, ये नॉर्म सही है, ये नॉर्म गलत है। तो इसीलिए ऑफिशियल एक्शंस हैं वो किस पे काम करेगा? बाय लॉज पे, जो सेकेंडरी नॉर्म्स हैं। अब सेकेंडरी नॉर्म्स और भी प्रकार के हैं, जैसे कि एनेबलिंग एक्ट। एनेबलिंग एक्ट और बाई लॉज में क्या अंतर है कि बाई लॉज जो हमारे म्युनिसिपल लॉ, जो म्युनिसिपैलिटी बना दे, या फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो कोई ऑर्डर पास लॉ बना दे, तो वो बाय लॉज टाइप के होते हैं। और जो एनेबलिंग एक्ट है, जैसे कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो गया, आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गया, और इसके ऊपर क्या है? हमारे बेसिक नॉर्म, जिसमें हम क्या, हमारे जैसे आप बेसिक नॉर्म में क्या आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो एक बेसिक नॉर्म है, वो ग्रैंड नॉर्म है जो बाकी सारे एक्ट को एम्पावर कर रहा है। तो अब हम चलते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्रैंड नॉर्म क्या है, क्योंकि यही एक बेसिक नॉर्म है जहां से सारी पावर्स ड्राइव की जा रही हैं। तो कैल्सन का कहना था कि लॉ जो है वो एक सिस्टम है नॉर्म्स का, जो कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि वो एक हायरार्की में है। जैसा कि हमने अभी देखा, हायरार्की किस टाइप की? हायरार्की अपनी ऐसी कैसी कि ग्रैंड नॉर्म है, फिर सेकेंडरी नॉर्म है, फिर प्राइमरी नॉर्म्स हैं। तो ये ग्रैंड नॉर्म है, मतलब ये हमारी एक लॉ सिस्टम है जो कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग और हायरार्की है। और ये वैलिडिटी की बारी क्या बात कर रहे हैं कि हर एक नॉर्म्स को एक दूसरे नॉर्म्स से वैलिडिटी मिल रही है। जैसे ग्रैंड नॉर्म से सेकेंडरी नॉर्म्स को वैलिडिटी मिल रही है, और सेकेंडरी नॉर्म से प्राइमरी नॉर्म्स को वैलिडिटी मिल रही है। तो इस तरीके उन्होंने कहा है कि जो लॉ एक सिस्टम है, वो नॉर्म्स का जो है उसमें हायरार्की है और वैलिडिटी है, जो एक दूसरे से वैलिडिटी ड्राइव कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अब कैल्सन साहब ने कहा है कि जो ग्रैंड नॉर्म है उसमें क्या है कि आपको एक मिनिमम इफेक्टिवनेस सिक्योर करना है। मिनिमम इफेक्टिवनेस, इधर कंफ्यूज मत हुई है, किसकी? वो भी इफेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल इन दी स्टेट। अब हम इसमें बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको समझ में जाएगा कि मिनिमम इफेक्टिवनेस क्या है। जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचे हर स्टेट के, प्रिंसली स्टेट से। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल बना और उन्होंने क्या किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिवनेस दी कि भाई ये हमारे प्रोविजंस हैं। तो क्या एक मिनिमम इफेक्टिवनेस मिली? किससे मिली? एक अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मिली। और वही क्या फॉर्म हो गया? एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम ग्रैंड नॉर्म बोलते हैं। तो इंडिया यूएसए का ग्रैंड नॉर्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। वहीं आप इंग्लैंड की बात करेंगे तो वहां ग्रैंड नॉर्म क्या है? वहां प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, क्योंकि जो पार्लियामेंट बोलेगी वही लॉ है। तो इसीलिए वहां का ग्रैंड नॉर्म क्या हुआ? इंग्लैंड का हमारा पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। अब हम बात करते हैं, इन्होंने कहा कि जो ग्रैंड नॉर्म है ना, वही अल्टीमेट लीगल प्रिंसिपल है। मतलब वही जो है वो पूरे एंटायर लीगल सिस्टम को वैलिडेट करता है। तो अल्टीमेट पावर कहां से आ रही है? ग्रैंड नॉर्म से आ रही है। और ये क्या है कि पूरे होल सिस्टम को लीगल वैलिडिटी दे रहा है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए आप। और अब इन्होंने क्या, एक महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ग्रैंड नॉर्म की वैलिडिटी क्या है। कि चलो बाकी सबकी तो वैलिडिटी कहां से आ रही है? ग्रैंड नॉर्म से आ रही है, लेकिन ग्रैंड नॉर्म भी तो कहीं से वैलिडिटी लेगा ना अपनी। तो वो इन कैल्सन साहब का कहना है कि इसकी वैलिडिटी जो है वो जो नीचे वाले नॉर्म्स हैं, कौन कौन से? सेकेंडरी नॉर्म्स और प्राइमरी नॉर्म्स, वो कितने एफिकेशियस हैं, कितने इफेक्टिव उनका एप्लीकेशन हो रहा है, ये वैलिडिटी ग्रैंड नॉर्म को प्रोवाइड करता है। अगर नीचे वाले नॉर्म्स का जो अगर इफेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है, तो जो ग्रैंड नॉर्म है वो भी वैलिडेट नहीं होगा, फिर नया ग्रैंड नॉर्म बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक सोसाइटी है, उसमें एक क्राइम हो रहा है, मान लीजिए क्राइम एक्स हो रहा है। अगर वही क्राइम होने लगे और सभी करने लगे, तो कहीं ना कहीं वो एक नया ग्रैंड नॉर्म बन जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज गलत भी है, क्योंकि आप हिटलर का एक केस इसमें ले सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इनका क्रिटिसिज्म क्या है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का? तो सी के एलन साहब ने कहा है कि जो इन्होंने हायरार्कियल पैटर्न दिया है, किसने? कैल्सन साहब ने, वो जरूरी नहीं है कि वो पैटर्न हो, क्योंकि कस्टम्स, प्रेसिडेंट, स्टैट्यूट, ये कहीं किसी हायरार्की में नहीं है। ये
समवेयर मतलब एक दूसरे के बराबरी में ही हैं। तो इन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह एक हायरार्किकल पैटर्न हो। फिर फ्रीडमैन ने इनको कहा कि जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है या लॉ है ना, उसको आप प्योरली नहीं देख, एक प्योर साइंस की तरह नहीं बोल सकते हो, वो गलत है। क्योंकि जो लॉ है वो इंटरसेक्ट करता है सोशल साइंस से। वो सोसाइटी भी देखेगा, वो पॉलिटिकल साइंस भी देखेगा, वो इंडिविजुअल की मेंटालिटी भी देखेगा, सब देखेगा, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी सब देखेगा। तो आप उसको इन सब चीज़ों से अलग नहीं कर सकते हो। फिर तीसरा क्रिटिसिज्म क्या है कि इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस तो साइकोलॉजी का भी कहीं ना कहीं उस पर अफेक्ट है। साइकोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना पड़ता है, सोसाइटी के बारे में भी जानना जरूरी है अगर आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि उसके स्कोप को काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और चौथा इनका यह है कि कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है इनके प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की। अब हम हार्ट के बारे में बात करते हैं। तो HLA हार्ट जो थे, इनका पूरा नाम था हर्बर्ट लायनल एडोल्फस हार्ट, और इनकी लाइफ टाइम क्या रहा है कि 1907 से 1992। ये एक ब्रिटिश लीगल फिलोसफर थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जूरिस्प्रूडेंस के प्रोफेसर भी थे। और ये उस टाइम के काफी फेमस लीगल फिलोसफर रहे हैं 20th सेंचुरी, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि उस टाइम सोशलॉजिकल स्कूल काफी बढ़ रहा था और ये पॉजिटिविस्ट थे। और इनका उस टाइम का सबसे फेमस वर्क है कंसेप्ट ऑफ लॉ, तो जिसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे उसका कि कंसेप्ट ऑफ लॉ क्या है। तो इन्होंने कंसेप्ट ऑफ लॉ में क्या किया है कि एनालिटिकल स्कूल और सोशलॉजिकल स्कूल को रिकंसाइल करने की कोशिश की है। जैसे और आपके ऑस्टिन कैल्सन होगा एक तरफ, और सोशलॉजिकल स्कूल के कौन होगा, सेविग्नी और अल्रिच। तो ऑस्टिन जो एनालिटिकल स्कूल है उसका क्या कहना है कि भाई इंपेरेटिव अथॉरिटी जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है लीगल नॉर्म का। वहीं सेविग्नी और एल्रिच का क्या कहना है कि सोशल एक्सेप्टेंस जो है वही है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक लॉ का। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों को रिकंसाइल करने की कोशिश की है अपनी इस थ्योरी में। और इन्होंने लीगल थ्योरी भी एक्सपाउंड की है, जिसमें इन्होंने एक रिलेशनशिप बैठाने की कोशिश की है लॉ और सोसाइटी के बीच में। और इन्होंने कहा है कि जो नेचर ऑफ लॉ है वो कहीं ना कहीं उस पर कहीं मॉरल और सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं, इसलिए इनको नेचुरल्स अमंग दी पॉजिटिविस्ट भी कहा जाता है। अब इन्होंने कहा कि जो लॉ है वो एक सिस्टम ऑफ रूल्स है, मतलब इन्होंने रूल्स पे फोकस। जैसे हम कैल्सन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने हर जगह नॉर्म्स पढ़ा, प्राइमरी नॉर्म, सेकेंडरी नॉर्म्स, ग्रैंड नॉर्म। ऐसे इनके बारे हार्ट की अब हम पढ़ेंगे तो इनका पूरा सिस्टम ऑफ रूल्स के बारे में बात की इन्होंने। अब वो सिस्टम ऑफ रूल्स क्या है, हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या रखा कि रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब कि ड्यूटी, इस चीजों को एक्सेप्ट करना। तो आप तो इन्होंने इस चीज को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला लीगल रूल्स, दूसरा मॉरल रूल्स। इनका हमारा फोकस लीगल रूल्स पे, तो हम लीगल रूल्स को आगे डिस्क्राइब करते हैं कि लीगल रूल्स भी दो पार्ट में डिवाइड किए इन्होंने, एक प्राइमरी रूल्स और एक सेकेंडरी रूल्स। सेकेंडरी रूल्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया, रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन, रूल्स ऑफ चेंज एंड रूल्स ऑफ एडजुडिकेशन। हम इनको बारी बारी अभी डिस्कस करते हैं। तो रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशंस में क्या है कि सेकेंडरी और प्राइमरी रूल्स का एक इंटर रिलेशनशिप इन्होंने बैठाने की कोशिश की है। कैसे की है कि पहली बात तो रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन की हमें जरूरत क्या है। तो जरूरत यह है कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी पुराने टाइम में क्या था कि लॉज थे वो क्या थे कि सोशल एक्सेप्टेंस था, मतलब ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं थी कि आपको ऐसा करना ही है। ठीक है, एक सोशल एक्सेप्टेंस था कि हमने मान लिया, चलो ठीक है अभी सब मान लेंगे इस चीज को। लेकिन उसके कुछ डिफेक्ट थे। वो डिफेक्ट क्या थे कि जो सोशल कंडक्ट था वो लोगों का अनसर्टेन था, क्या पता वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर मान लो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। वहीं अगर आप एक डेवलप्ड सोसाइटी की बात करें तो डेवलप सोसाइटी में क्या है कि ऑर्गेनाइज एक अथॉरिटी है जो ये रूल्स और इन सबको देख रही है। तो जैसे क्या है कि अगर ऑर्गेनाइज अथॉरिटी है तो अथॉरिटी से आपको क्या मिलेगा कि एक जनरल एक्सेप्टेंस मिलेगा, वैलिडिटी ऑफ रूल्स। जो जैसे हमारी पार्लियामेंट है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रहे हैं, वो हमारी तरफ से लॉ बनाते हैं, और एक क्या है कि एक सर्टेनिटी आएगी रूल्स में, लॉज में। तो जो रेमेडी है अनसर्टेनिटी की वो क्या है कि जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ रूल्स। फिर दूसरी जो डिफेक्ट है वो इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी की रेमेडी क्या होगी कि एक अथॉरिटेटिव एडजुडिकेशन होना चाहिए अगर कोई भी वायलेशन या ब्रीच हो रहा है रूल्स का। तो क्या है कि जब रेमेडीज की हम बात करते हैं कि रेमेडीज की जब जरूरत पड़ेगी तो यहां एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी।
सेंट्रलाइज, और यहीं से हम आप समझेंगे कि हार्ट क्यों पॉजिटिविस्ट है, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली जो फोकस उनका कहाँ रहा है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे, और यहीं से एक स्टेट का कंसेप्ट इमर्ज होता है। तो इसलिए हम इनको पॉजिटिविस्ट कहते हैं, क्योंकि इन्हें सेंट्रलाइज अथॉरिटी और जो सारी वैलिडिटी है रूल्स की वो सब कहाँ से आएगी, स्टेट से आएगी, सेंट्रलाइज अथॉरिटी से आएगी। तो इसलिए हम इनको पॉजिटिविस्ट भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी रूल्स क्या है। प्राइमरी रूल्स क्या है कि ड्यूटी रूल्स जो कि एक इंडिविजुअल पे ड्यूटी इंपोज कर रहे हैं, और जो कि वो बाइंडिंग क्यों है, क्योंकि वो सोशल एक्सेप्टेंस के कारण, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए वो बाइंडिंग है। लेकिन इस कारण से क्या है कि 3 डिफेक्ट्स इधर इमर्ज होते हैं। रूल्स तो हैं, लेकिन 3 डिफेक्ट क्या है इसके, कि अनसर्टेनिटी है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी, सोशल कंडक्ट की अनसर्टेनिटी है, स्टैटिक है, अगर सोसाइटी एक्सेप्ट करी अगर सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्टैटिक कैरेक्टर आ जाएगा, मतलब आप नए समय के हिसाब से नए जो चेंजेस आए हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और तीसरी इनएफिशिएंसी है कि अगर जो प्राइमरी रूल्स अगर टूट जाते हैं, अगर इन्फ्रिंज होते हैं, ब्रीच होते हैं, तो फिर क्या करेंगे। तो इन डिफेक्ट्स को सही करने के लिए या इनकी रेमेडी निकालने के लिए इन्होंने कहा कि सेकेंडरी रूल्स होना जरूरी है, क्योंकि अकेले प्राइमरी रूल्स से तो कुछ नहीं होगा, सेकेंडरी रूल्स लाएंगे तभी एक लीगल सिस्टम फ्रेम होगा। तो इन्होंने कहा कि सेकेंडरी रूल्स में क्या है कि हम पावर कन्फर करेंगे, पावर कन्फरिंग रूल्स। ये रूल्स कैसे हैं, ये पावर देंगे, कैसी पावर वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर आप प्राइवेट पावर की बात करें कि प्राइवेट मतलब लोगों को, इंडिविजुअल को कैसी पावर देना है, ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विल, ट्रस्ट, मैरिज, आप शादी कीजिए, आप कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, आप ट्रस्ट बनाइए, विल बनाइए, तो ये सब क्या है, ये आपने एक प्राइवेट लोगों को पावर कन्फर करी है रूल्स के थ्रू। वहीं आप पब्लिक पावर की बात करेंगे कि ऐसी पावर जो पूरी पब्लिक से डील करे या उनको मैनेज करे, तो वो क्या है कि कोर्ट की, लेजिस्लेचर की जो ऑफिशियल बॉडीज हैं वो कैसे गवर्न होंगी, उनका कंपोजिशन क्या होगा, उनकी पावर क्या होगी। तो ये सब हमारे सेकेंडरी रूल्स हैं। अब क्या है कि सेकेंडरी रूल्स को इन्होंने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि हम देख रहे हैं रिकॉग्निशन, चेंज एंड एडजुडिकेशन। अब रिकॉग्निशन को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि रिकॉग्निशन क्या है, कि ये अनसर्टेनिटी की रेमेडी है, क्या, रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन। क्योंकि ये क्या कर रही है, रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन एक क्राइटेरिया सेट कर रही है प्राइमरी रूल्स को आइडेंटिफाई करने का। सपोज करो कि आपकी पार्लियामेंट है, वो किसी रूल्स को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, आज से ये लॉ है, तो ये एक रिकॉग्निशन मिल गई उसे वहां से। तो इससे क्या हुआ कि जो अनसर्टेनिटी थी सोसाइटी में वो हट गई और एक जनरल एक्सेप्टेंस आ गई कि हाँ भाई, आज से ये लॉ है। अब रूल ऑफ चेंज का क्या है, रूल ऑफ चेंज जो है वो रेमेडी किसकी है, स्टैटिक कैरेक्टर की, मतलब समय के साथ सोसाइटी बदलती है और उस हिसाब से लॉ भी बदलते हैं। तो इसीलिए रूल ऑफ चेंज से क्या होगा कि हम प्राइमरी रूल्स को बदल सकते हैं और जो नए सोशल अडॉप्शन है उनको ला सकते हैं। फिर आता है हमारा रूल ऑफ एडजुडिकेशन। ये किस चीज की रेमेडी है, ये है इनएफिशिएंसी की, कि भाई किसी ने रूल ब्रीच किया है, वायलेशन किया है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, क्या सैंक्शन होगा, तो ये चीज इसमें एडजुडिकेशन में बताई गई है। तो हार्ट ने क्या कहा कि लॉ जो है वो प्राइमरी रूल्स डिस्कस कर चुके हैं और सेकेंडरी रूल्स इंक्लूडिंग दीज 3 रूल्स, यही इनकी जो यूनियन है उसी को लॉ बोलते हैं। जैसे कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो क्या है, एक रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन, हमने रिकॉग्नाइज किया है क्योंकि वो रिटर्न है और वही सब कुछ है, इसलिए हमने उसको रिकॉग्नाइज किया है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन के एक पार्ट आ जाता है। फिर हम हार्ट की बात करते हैं, तो इसमें उनकी कुछ क्रिटिसिज्म भी है। जो उनका पहला क्रिटिसिज्म था वो उन्हीं के स्टूडेंट डॉर्किन ने किया था। तो उन्होंने कहा कि हर चीज रूल्स नहीं होती है लीगल सिस्टम में, कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं। रूल्स क्या डिटेल्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर रूल्स के पीछे का रीजन होता है, जो आप हर जगह उसको नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये क्रिटिसिज्म दिया कि प्रिंसिपल्स भी जरूरी है डिस्कस, सिर्फ आप रूल से पूरा लीगल सिस्टम नहीं चला सकते हैं। फिर क्या है कि हार्ट ने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि एक लॉजिकल कनेक्शन नहीं बैठता लॉ और मॉरल्स के बीच में। तो जो फुलर थे हमारे जूरिस्ट, उन्होंने कहा कि आप लॉ की स्टडी जो है वो बिना मॉरल और एथिकल कंटेंट के कर ही नहीं सकते। तो ये दो हमारे मेन क्रिटिसिज्म थे हर्ट की थ्योरी के।
So thank you friends. Please subscribe it, like it and press the bell icon. Thank you.